Today we'll discuss the chemistry portion which I had already discussed with all of you in my previous classes. तो उसमें जो है हम लोग देख रहे थे we are working on the concept of molecular formula of various types of compounds. जो भी compounds थे उनके molecular formula क्या होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो देखो आप पिछले क्लासेस में बताया था ग्लूकोज का फॉर्मूला. ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. क्लियर है पॉइंट? तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6. ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला आते हैं आपके एग्जाम में. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ग्लूकोज के बाद आपका होता है शुगर. शुगर का क्या होगा? C12H22O11. सोप का आपको बताए थे, सोप का क्या हो जाएगा? C17H35COONA. इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोप. ठीक है, तो ये सोप का मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट पार्ट आप देखो इसका एक्वारेजिया. एक्वारेजिया में क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी? कौन कौन सा जो है वो एसिड, एक्चुअल में इसमें एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया. कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोल सकते हैं HCl या H2SO4 भी कहीं कहीं लिखा रहता है. H2SO4 प्लस व्हाट? HNO3. ठीक है, तो HNO3. तो ये एक्चुअल में HCl या H2SO4 क्यों हम लिखते हैं? वाई? तो मेनली इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दिस ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड. तो HCl बोल सकते हो आप या H2SO4. दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. और ये कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड. दिस टू आर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज व्हाट कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3. इसमें कोई डाउट? तो दिस इज नोन एज एक्वारेजिया. और एक्वारेजिया में क्या रेशियो में होते हैं? 3:1 में कि 2:1 में? ये आपका 2:1 रेशियो होता है. ठीक है, तो इन दिस रेशियो जो है एक्वारेजिया में 2:1 रेशियो में होते हैं. क्लियर है पॉइंट? किसी को डाउट? कहीं कहीं जो है आपको HCl भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप ये मत सोचना कि वो करेक्ट नहीं है. HCl भी उसमें मिक्स हो जाता है. तो एक्वारेजिया इज एक्चुअली कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3. एक्चुअल में कॉन्क H2SO4 जो होता है ना आपका, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वेरी मच हार्मफुल टू अस. व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? वो हमारे हैंड को भी बर्न कर सकता है. और क्या कर सकता है? यस, क्लोथ्स को बर्न कर सकता है. यस, क्या कर सकता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड. फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकेंड नंबर इज डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड. तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं? वैसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो. वी कैन से एब्सोल्युटली 100% और 99%. उस तरह के एसिड को क्या बोलेंगे हम? क्यों एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है. मीन्स अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 99% या 95% वो एसिड ही होगा. बट व्हाट अबाउट द डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर का अमाउंट एसिड के अमाउंट से ज़्यादा होता है. तो द मिक्सचर इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड, then that mixture would be said to be what? The mixture is said to be the mixture of dilute acid. ठीक है, तो उस तरह के हम बोलेंगे मिक्सचर को कि डाइल्यूट एसिड है. या बीकर में जब भी आप कभी क्या करते हो, एसिड को रखते हो, उसमें वाटर मिक्स करोगे, तो एसिड में वाटर मिक्स करते हैं क्या, या वाटर को एसिड में मिक्स करते हैं? वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं. क्यों? वाटर में एसिड को आप मिक्स करते हैं, एसिड में वाटर को क्यों नहीं मिक्स करते? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके भी पीछे क्वेश्चन आया हुआ आपको एग्जाम में. वाई?
Why we not mix acid to the water to the acid? सर क्योंकि जब Water to an acid. Why? एसिड में वाटर डालेंगे तो मतलब सर्टेन टाइम पे ये होगा कि एसिड की ज़्यादा मात्रा होगी और पानी की कम होगी तो वो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट कर जाएगा तो इस रिएक्शन से क्या होगा? What will be the result of that reaction? I want to know. कुछ तो होगा। ओके देखो, सपोज दिस इज योर बीकर एंड हियर इन दिस बीकर एसिड इज केप्ट, ठीक है, तो एसिड इसमें रखा है, तो इन दैट केस एसिड इज व्हाट 100% कॉन्सेंट्रेटेड हियर. What you are doing going to do, to take a small amount of water and you are going to mix in this beaker with the acid. ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, इसको मिक्स कर रहे हो, वाटर को किसके साथ मिक्स कर रहे हो, इस एसिड के साथ. अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एसिड का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और वाटर आप उसमें डाल रहे हो, तो रिएक्शन जो होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. रिएक्शन वुड बी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड उस केस में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो देयर में भी चांसेस दैट कि द मिक्सचर्स विल स्प्लेस्ड आउट. स्प्लेस्ड आउट मीन्स वो ब्लास्ट हो जाए, या वो जो है वो बहुत ही ब्लास्ट नहीं बोल सकते हैं कि मिक्सचर स्प्लेस्ड आउट मीन्स उसमें से छलक के आपके चेहरे पे आ जाए, या एज वेल एज आपके कपड़े जो हैं, ठीक है, उस पर आ जाए, तो उस केस में वो एसिड क्या करेगा, हार्म कर देगा, बिकॉज दैट वुड बी द, I am talking about the case of concentrated acid only. And which type of concentrated acid? This is the mineral acid. तो उसमें भी मिनरल एसिड या बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो एसिड होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं लेबोरेटरी में, तो H2SO4 इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं, और इस तरह के एसिड को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड होता है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं इसको. तो जब भी आप ऐसे रिएक्शन कराओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि बीकर जो है वो टूट जाए, देयर में बी अ चांसेस ऑफ दिस, ठीक है, या ऐसा हो जाए कि मिक्सचर स्प्लेस्ड आउट हो जाए, मीन्स मिक्सचर जो है काफ़ी दूर तक स्प्रिंकल हो, मिक्सचर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या एसिड के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी दूर तक जो है वो जाए. तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है. द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन अमाउंट ऑफ वाटर. तो देखो एसिड का अमाउंट जो है वो वाटर से ज़्यादा हो, तो उस केस में उस तरह के एसिड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ठीक है, अब डाइल्यूट किसको बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ एसिड. तो वाटर का अमाउंट जो है वो एसिड के अमाउंट से ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि एसिड कैसा है, डाइल्यूट है. एसिड Yes. प्लास्टिक की बोतल्स में रखा जाता है, तो प्लास्टिक की बोतल को क्यों नहीं होता कुछ? प्लास्टिक की बोतल में एसिड को रखा जाता है तो क्यों नहीं होता, डिपेंड करता है कि प्लास्टिक का बोतल कैसा है, उसके सरफेसेस कैसे हैं, हार्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिनर है या थिकर है, उसके जो एक तरह से कह सकते हैं उसका वॉल्यूम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एक नंबर की प्लास्टिक में रखी जाती है ज़्यादातर, तो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है ना, प्लास्टिक की थिकनेस कैसे, अगर प्लास्टिक की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी तो उस केस में प्लास्टिक को हार्म नहीं होगा. 1 से 2 नंबर के जो प्लास्टिक्स होते हैं, नॉर्मल जो वाटर बॉटल्स होती है उसी में तो उसमें रखोगे तो आप वो पिघलेगा थोड़ा ही, कब वो पिघलेगा, या कब वो जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जब आप उसमें अलग से कोई वाटर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो. लेकिन एसिड में हम वाटर ऐड नहीं करते, वाटर को हम किसमें वाटर को एसिड में क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, वाटर में एसिड, तो वाटर में जो है एसिड को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हो. तो आपका ये बीकर में आपने क्या लिया, पहले हमने एसिड लिया था, ये बीकर आपका था, एसिड में आप वाटर मिक्स कर रहे थे, तो दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज कि दिस में कॉज हार्म टू यू. तो ये हो सकता है कि आपको क्या करेगा, हार्म कर देगा. नेक्स्ट केस इज व्हाट, नेक्स्ट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर द नेक्स्ट केस. कि ये क्या है, इसमें वाटर है, पानी इसमें प्रेजेंट है, क्लियर है पॉइंट, तो वाटर प्रेजेंट है. अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट कर रहे हैं किसमें, वाटर में. तो इन दैट केस
और इसको मिक्सचर को क्या कर रहे हो, थ्रोली आप हिला रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगा, इसलिए कि एसिड का अमाउंट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस बीकर। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं ऐसा कि हाँ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बीकर में वो क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन होगा, एसिड का रिएक्शन होगा वाटर से, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो वाटर है ना वो सफिशिएंट है, वाटर जितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो सफिशिएंट है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वही एसिड अगर हम एनवायरनमेंट में कहीं पे डालते हैं, यस, कोई प्लास्टिक को, तो वो चीज़ जल जाती है, तो बॉटल को कुछ नहीं होता जब उसमें रखते हैं। इन्वायरमेंट में कहाँ, मीन्स आप स्किन पे डाल देते हैं, स्किन पे डालते हैं, तो स्किन इज अ वुड लिविंग मतलब कंपोनेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ना कि दैट चेंज इट्स कलर, या वो बर्न हो जाएगा, इसका सेंसेशन आपको फील होगा। आप कहोगे कि प्लांट के लिप्स पे आप जो है एसिड को सर डाल दो तो प्लांट के लिप्स भी खराब हो जाते हैं, धुआं निकलती है, तो उस केस में वो क्या है, सेल है उसमें प्रेजेंट, प्लांट सेल प्रेजेंट है, आप में क्या है, लिविंग सेल प्रेजेंट है, तो यू आर कंपोज्ड ऑफ द लिविंग कंपोनेंट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि व्हेन यू आर पुटिंग एनी एसिड टू द लिविंग कंपोनेंट, कहाँ पे, ओके गो। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि समझ में आया ना, ये आपका वाटर का अमाउंट जो है वो अमाउंट ऑफ एसिड से ज़्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? एसिड अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ एसिड, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कॉन्क H2SO4 समझ में आया आपको, HNO3। नेक्स्ट पार्ट इसका है पोटास एलम के बारे में बता चुके थे पिछले क्लास में। पोटास एलम इज व्हाट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24:2, दिस इज नोन एज पोटासियम। नेक्स्ट इज लाइम, हम इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। Limestone is equal to CaO, calcium oxide. This is calcium oxide, तो हो जाएगा limestone। ठीक है, या क्विक लाइम वी कैन से, दिस इज limestone और क्विक लाइम। व्हाट अबाउट लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट lime water and this is calcium hydroxide, इसको बोलते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम, दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। क्लियर है? दिस यू नीड टू राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, यूरिया। यूरिया का आप लिखो इसमें NH2CO, ये लिखने वाला पार्ट है आपको। फिनॉल का सबको पता है, यू नो अबाउट व्हाट इज फिनॉल। फिनॉल का आता है C6H5OH। क्लियर है? सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर इसका फॉर्मूला होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्ट पीटर इसका नाम है। स्मेलिंग सॉल्ट, स्मेलिंग सॉल्ट इसका हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3 इंटू H2। TNT is what, ट्राइनाइट्रोटोलीन, और TNT is C6H2CH3NO3 का होल ट्वाइस, दिस इज TNT। टीयर गैस, टीयर गैस का फॉर्मूला पता है, इसको बोलते हैं आंसू गैस का गोला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CCl3NO2, इसको बोलते हैं 2 क्लोरो
बेंजाइल मोनोनाइट्राइल, इसका नाम भी है, नाम खैर छोड़ो, नहीं लिखने की ज़रूरत है। CCl3NO2 हो जाएगा टीयर गैस का। एक्वारेजी आपको बता ही चुके हैं। पायरीन, पायरीन का हो जाएगा CCl4। अब इसका यूज़ किस में करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में। कभी कभी यूज़ भी पूछ लेता है। पायरीन का यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। टीयर गैस, टीयर गैस, टीयर गैस को आपको पता है ना किस चीज़ में यूज़ करते हैं? किस चीज़ में यूज़ करते हैं? राइट्स को जो है वो कंट्रोलिंग राइट्स, तो जो भी राइट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने में। क्लियर है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मतलब हाँ अलग से इसका जो है वो प्रिपरेशन करते हैं हम लोग जो है वो। देखो इसमें एक्चुअल में जो का टीयर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कह सकते हैं आप, लेकिन CCl3 जो है क्या है कहीं ना कहीं। CCl4 इज व्हाट? क्लोरो, क्या होता है? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोरीन, टेट्रा मीन्स 4 क्लोरीन के एटम्स हो जाएंगे आपके। तो CCl3NO2 दिस इज व्हाट? टीयर गैस। और इसमें देखो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं व्हाट वी कैन से कि NO2 का और CCl3, तो इसमें कार्बन भी है, क्लोरीन भी है और नाइट्रोजन है एज वेल एज ऑक्सीजन भी है। तो ये राइट्स को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं इसको, फॉर कंट्रोलिंग राइट्स। मतलब जो भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोटेस्ट जो अगर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में कहीं दंगा हो गए, राइट्स हो गए, तो उस केस में उसको क्या करते हैं? टीयर गैस जो है वो पुलिस वगैरह या जो भी आपके ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विट्रॉल में आपको बताए थे ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल में आपका क्या था? कैन यू एक्सप्लेन मी? CuSO4 into 5H2O, दिस इज ब्लू विट्रॉल, फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। व्हाइट विट्रियोल का क्या होगा? व्हाइट विट्रियोल, तो व्हाइट विट्रियोल में आपका हो जाएगा, इसको लिख लो, ZnSO4 into 7H2O। तो इसमें आपका हो जाएगा ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट into 7H2O। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट लिखो इसके बाद, क्विक लाइम हो गया, पोटाशियम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशिया भी हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है किसी को? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक कर लेना है। मोहर सॉल्ट, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसका पूछा जाता है कि केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो मोहर सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? FeSO4 NH2 whole twice SO4 into 6H2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट बोरेक। सैंड का क्या होता है? सैंड का फॉर्मूला, बालू का केमिकल फार्मूला SiO2, ठीक है। तो बालू का क्या होता है? SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। मोहर सॉल्ट को किस चीज़ में यूज़ करते हैं? कैन एक्सप्लेन मी? एनालिटिकल रिजेंट, मतलब एनालिटिकल रिजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं कि एक रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है लेबोरेटरी में। एनालिटिकल ANALYTICAL, एनालिटिकल रिएजेंट यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में इसको यूज़ करते हैं हम लोग एनालिटिकल रिएजेंट के फॉर्म में। सैंड का क्या हो जाएगा? SiO2। क्लियर है? तो सैंड का आपका फॉर्मूला होगा SiO2। नेक्स्ट देखो वर्मिलियन। वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स व्हाट? क्या होता है वर्मिलियन? सिंदूर जिसको बोलते हैं, दिस इज योर वर्मिलियन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वर्मिलियन का? बताओ। सिंदूर इसको बोलते हैं ना हिंदी में, HGS। दिस इज व्हाट? मर्क्यूरिक सल्फाइड
इसको बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्मिलियन, HgX। बोरेक्स, बोरेक्स का बताइए। बोरेक्स का क्या होगा? Na2 B4O7 इंटू 10H2, सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स जो है एक्चुअल में इसका यूज़ करते हैं वॉशिंग करने में, ठीक है। तो मीन्स इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं वॉशिंग पर्पसेस के लिए, बोरेक्स का यूज़ किया जाता है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला आपका ये हो गया। वर्मिलियन का हो गया। लाफिंग, आपको पता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा? Na लाफिंग गैस NO2, NO2 इज व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, NO2 दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा? NO2 होगा या N2? दिस इज N2, ठीक है। हाँ, लाफिंग गैस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट का आपका फॉर्मूला होगा MgSO4 इंटू 7H2O। दिस इज एप्सम सॉल्ट। गोबर गैस, गोबर गैस को सब पता है, गोबर गैस में क्या क्या होता है। तो गोबर गैस के भी कंपाउंड्स के नेम पूछे जाते हैं। तो गोबर गैस में आपका हो जाएगा मिक्सचर ऑफ मीथेन, दिस इज द व्हाट? मिक्सचर ऑफ मीथेन। और मीथेन कितना होता है? प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो गोबर गैस में आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 मतलब मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस H2S। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट स्लेक्ट लाइम का हो गया आपका, ग्रीन विट्रियोल का हो गया, मोथ बॉल्स, मोथ बॉल्स ब्लू का हो गया ना, ग्रीन का भी बता देते हैं। यहाँ पे लिख लो ग्रीन का ही बगल में साइड में, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल का आपका हो जाएगा FeSO4 इंटू 5H2O। इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। दिस इज फेरस सल्फेट। क्लियर है? कोई डाउट? मोथ बॉल्स का हो जाएगा C6H4C12। अच्छा, कभी कभी इसका यूज पूछ देता है। ग्रीन विट्रियोल का यूज क्या होगा? ग्रीन विट्रियोल का यूज किस में करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट इसका यूज है। ग्रीन विट्रियोल का यूज किस में करते हैं जी? टेल मी अबाउट दिस। ग्रीन विट्रियोल का यूज किस में करते हैं? एनेमिक पेशेंट में यूज किया जाता है, जिसको डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज नोन एज एनीमिया, इसको बोलते हैं एनीमिया। और ये दिस इज यूज्ड इन एनेमिक पेशेंट, एनेमिक पेशेंट। तो ये एनेमिक पेशेंट में यूज किया जाता है। कौन? ग्रीन विट्रियोल। क्लियर है पॉइंट? मोथ बॉल्स। नेक्स्ट मार्स गैस तो पता है आपको सब लोगों को। मार्स गैस, यू डोंट नो व्हाट इज मार्स गैस? लिख लो
मार्श गैस बोलते हैं हम मीथेन को। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन अब जो है हम आपको सेंड कर देंगे वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखें, ठीक है। बोरेक्स, वाइट पाउडर, वर्मिलियन, सैंड, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गोबर गैस, इसमें 75% मीथेन होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है गोबर गैस में अगर पूछा जाए कि कौन से कंपाउंड का होता है, कौन से गैस का, तो मार्स गैस। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, ठीक है। तो मार्स गैस बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट CH4 मीथेन। कोई डाउट इसमें, इस पार्ट में? सो नेक्स्ट विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। इसका नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज, अच्छा उसके पहले आप एक लॉ पढ़ लो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, तो what is known as Avogadro law? Can you explain me? What is known as Avogadro law? So this says that equal what? This says that equal moles of या equal volume of any gases, equal volume of any gases at STP. STP means what? A standard temperature and pressure. So equal volume of any gases at STP, standard temperature and pressure, contain equal number of molecules. ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल, दिस लॉ इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस at STP contain equal number of molecules। और ये molecules कितने होते हैं देखो, जैसे 1 मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर आप मिलीलीटर में देखोगे तो 22,400 मिलीलीटर। तो दिस इज इन द मिलीलीटर ऑल्सो, बिकॉज वी नो दैट कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर, 1000। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 22,400 मिलीलीटर। तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस केस? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, तो इसमें आप देख सकते हो, तो हम इसमें फॉर्मूलेज होते हैं कुछ, उस फॉर्मूलेज पे क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री का ब्रांच है, दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन व्हाट वी कैन राइट डाउन, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? व्हाट वुड बी द मोलिकुलर मास? सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, इसलिए कि मोलिकुलर मास से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। द मोलिकुलर मास ऑफ सम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका है मेथड टू कैलकुलेट।
तो फर्स्ट नंबर जैसे H2O का अगर आपसे पूछा जाए कि H2O का क्या होगा, मोलिकुलर मास कितना होगा, तो इसमें क्या हम देखते हैं कि देखो H2O का आपको पूछा जाए मोलिकुलर मास कितना होगा। H2O क्या एक मॉलिक्यूल है एंड यू नो दैट व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2O हियर। तो H2O का मोलिकुलर मास आपका हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ व्हाट, या एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एटम इसमें प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इसमें, इनटू क्या करोगे आप 2 एंड प्लस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल बी ऑक्सीजन और प्लस 1 इंटू, तो 1 आपको लिखना नहीं है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन राइट डाउन दिस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो दिस बिकम्स H2O का ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना होगा एटॉमिक मास, तो देखो एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H का एटॉमिक मास होता है 1 नॉट 2, ठीक है, हाँ 2 आएगा मल्टीप्लाई करके। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑफ O इज इक्वल टू 2, सॉरी एटॉमिक मास जो है वो आपका हो जाएगा 16, ठीक है। तो एटॉमिक मास 8 2 16, इसलिए कि 8 आपका होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका डबल हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 16 एटॉमिक मास ऑफ H इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे लिखना है H2O का एटॉमिक मास, H2O का क्या लिखना है, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 इंटू 2 एंड प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 16, तो टोटल हो जाएगा 2 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो टोटल आपका 18 ग्राम क्या हो जाएगा इसका, हाँ मोलिकुलर मास है ना, एटॉमिक मास यूनिट, यू आप लिख सकते हो, ये मोलिकुलर मास है। चलो ठीक है, यू लिख लो एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है ना, वीडियो बंद हो गया। AMU लिखेंगे सर, U लिखेंगे, इसमें जो है आपको U लिखना होगा, AMU नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, व्हाट यू हैव टू राइट ओनली U। तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 U। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, आपको कोई डाउट? तो देखो ग्राम भी लिखते हैं इसमें, ग्राम कब लिखते हैं, तो इसमें जो है मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं आप, मतलब मोलिकुलर का मास, तो एटॉमिक मास जब लिखेंगे तो उसमें हम ग्राम भी लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि गिवन मास अपन मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। तो ये गिवन मास किस में होता है, ग्राम में होता है, और ये भी ग्राम में होता है। तो मोलिकुलर मास को एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। यू भी आप लिख सकते हो, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो गिवन मास किस में होगा, ग्राम में होगा, तो मोलिकुलर मास किस में आएगा, ग्राम में होगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द मेन क्राइटेरिया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर मास इन मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे फॉर एग्जांपल C2H4, आपको इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, और हम आपको दे दें कि एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हाउ मच, 12, एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट यू ऑलरेडी नो, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, तो C2H4 ट्राई टू सॉल्व दिस कि हाउ क्या होगा इसका मोलिकुलर मास, 28, लेट मी टू चेक, 12 इंटू 2, अब डायरेक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू वट 4, तो दिस बिकम्स 24 and plus 4 is equal to 28 and this will U। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इज इट ओके? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, तो ऐसे ही आप बहुत सारे एलिमेंट के, जैसे NaCl का पूछा जाएगा आपसे कि NaCl का कैसे फाइंड आउट करोगे मोलिकुलर मास, तो दिस बिकम्स NaCl इज इक्वल टू, Na का कितना होता है एटॉमिक मास, तो ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, एटॉमिक मास आपको गिवन होंगे, तो ये हो जाएगा 23, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये कितना हो जाएगा,
क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसका होता है 35.5, तो इसका एटॉमिक मास जो होता है क्लोरीन का कितना होता है 35.5। दिस बिकम्स 23 प्लस 35.5, दिस बिकम्स 0.5 और 538 और 325, 58.5 जूल। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पोर्शन आपका यहाँ से ये फिनिश होता है इसके ऊपर बेस्ड। अब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं मोलरिटी और मोलरिटी के और नॉर्मलिटी के, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट तो किसी भी एसिड या बेस या किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है सपोज, तो आप क्या करते हो? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट? मोलिकुलर वेट अपॉन व्हाट? अगर एसिड है तो उसका क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। समझ लो हमेशा एसिड का बेसिसिटी होता है एंड बेस का हमेशा क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगा। तो दिस इज द मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। वी कैन राइट डाउन इक्विवेलेंट की फॉर्मूलाज। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट of H2SO4 molecule, H2SO4 molecule, इसका आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट? तो देखो सबसे पहले आपका इसको H2SO4 ये मॉलिक्यूल का क्या करना होगा? मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना होगा। यू नीड टू फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस H2SO4 मॉलिक्यूल। तो अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे? 2, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और प्लस सल्फर का कितना होगा? 32 एंड प्लस 16 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 16 × 4, दिस बिकम्स 2 प्लस 32 और प्लस 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 98, दिस बिकम्स 98 ग्राम। तो यहाँ पे आपका क्या वेट है? मोलिकुलर वेट है तो ग्राम में भी लिख सकते हो, ग्राम में ही होगा, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट यहाँ पे आपका ग्राम में हो जाएगा। तो H2SO4 इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 32 प्लस 16 × 4। अब इक्विवेलेंट वेट इसका फाइंड आउट करना है। तो अब इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी हमें चेक करनी होगी। तो देखो एसिडिटी मीन्स किसी भी एसिड की, ये क्या? H2SO4 इज एन एसिड, यू नो दिस इज एन एसिड एंड एसिड की आपको क्या करनी है? बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? 2H प्लस एंड प्लस SO4 -2। तो ये हो गया आपका कैटायन और ये हो गया एनायन। तो देखो इसमें जो है कितने H+ आयन कॉन्सेंट्रेट, H+ आयन के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन आयन के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं इसमें? 2 एटम्स। तो 2 एटम प्रेजेंट है मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इस एसिड की? 2। क्लियर है पॉइंट? तो बेसिसिटी एसिड की हमेशा क्या होती है? बेसिसिटी होती है, याद रखना। तो बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 2। बेसिसिटी क्यों बोलते हैं? इसलिए कि इसको बैलेंस करने के लिए 2H+ अगर ये आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसको 2OH- आयंस चाहिए वाटर को बनाने के लिए, टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए कि 2H+ प्लस 2OH- इज इक्वल टू 2H2O। क्लियर है? तो इस तरह से आपका हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या कितनी हो जाएगी? 2। तो दिस बिकम्स इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू we can write down this molecular weight that is equal to 98 ग्राम upon 2। इसकी कितनी है? बेसिसिटी 2। तो this will be 49 ग्राम आंसर। कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस तरह से आपको इक्विवेलेंट वेट भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट? ये सभी बेसिक पोर्शन है केमिस्ट्री के। तो क्वेश्चन आते हैं ये 10th स्टैंडर्ड से, हाँ बोल सकते हैं आप, ये हैं
मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने का, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मोलरिटी और नॉर्मलिटी, बस फॉर्मूला लिख लो केवल, फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है आपका? मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है? उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? तो देखो मोल पर लीटर, तो किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर देखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाएगा कितना? कैन यू एक्सप्लेन मी? मोल पर लीटर, दिस विल बी मोल अपॉन लीटर। क्लियर है? तो दिस विल बी व्हाट? मोल पर लीटर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मोलरिटी यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, तो मोलरिटी का क्या हो जाएगा? दिस विल बी मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम जब मिलीलीटर में होगा तब आपको क्या करना है? वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तभी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर में। क्लियर है? इन द न्यूमरेटर पार्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 1000। ठीक है? n अपॉन v, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू गिवन मास। तो गिवन मास को आप समझ लो, सपोज गिवन मास इज इक्वल टू a एंड मोलिकुलर मास इज इक्वल टू अ स्मॉल m। तो दिस वी कैन राइट डाउन a अपॉन m इंटू 1000 अपॉन v। तो ये हो जाएगा a इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। तो ये क्या है आपका? गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम। तो दिस विल बी योर मोलरिटी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? मोलरिटी है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका? जो मोलिकुलर मास है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है? मोलिकुलर वेट कह सकते हो इसको, मोलिकुलर वेट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन मोलिकुलर वेट हो जाएगा आपका। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो नॉर्मलिटी में आपका इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये मास भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका m। अब देखो नॉर्मलिटी में आपका इक्विवेलेंट वेट बताया था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी। किसी भी एसिड के लिए क्या होगा? बेसिसिटी, एंड किसी भी बेस के लिए दैट वुड बी एसिडिटी। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि इसमें क्या लिखोगे आप? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सेम एज ए माने गिवन मास। गिवन मास इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि बोला जाता है उसका अदर नेम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो a इंटू 1000 अपॉन वर्ड वी कैन राइट ऑन v। अब देखो इसमें v तो इसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाए? इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू e। तो e आपका होगा इक्विवेलेंट वेट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी? तो इसमें आपको रिलेशनशिप पूछता है क्वेश्चन में, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशनशिप, मोलरिटी में रिलेशनशिप आपको अब बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यू नो देयर आर टू सब्सटेंसेस, फर्स्ट इज व्हाट? solute and second is solvent. So the concentration of any solution depends on the amount of solute dissolved in the given amount of solvent. तो ये किसके ऊपर concentration depend करता है? जो भी amount of solute dissolved in the given amount of solvent, given amount of solvent. So we can say that the concentration of a solution depends on the amount of solute dissolved in the given amount of solvent. So this is known as the concentration of the solution. तो इसको बोलते हैं concentration of a solution, and इसी को बोलते हैं हम लोग मोल पर लीटर, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. This is known as मोल पर लीटर.
क्लियर है पॉइंट। तो रिलेशनशिप क्या होगा, मोलरिटी एज वेल एज नॉर्मलिटी में, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में रिलेशनशिप आपका हो जाएगा एन इज, अब देखो कौन जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम्स मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू एन इंटू नॉर्मलिटी, तो इसको बोलते हैं एन इंटू नॉर्मलिटी। और एन आपका क्या होता है यहाँ पे एन हो जाएगा एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ द एसिड और अ बेस, तो एसिडिटी या बेसिसिटी आप लिख सकते हो ये एसिड या बेस का, तो दिस इज योर एन इंटू, हाँ एक मोलैलिटी भी होता है। तो मोलैलिटी में आपका होता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है, वॉल्यूम ना लिख के सब कुछ सेम होता है, A अपॉन m इंटू 1000 और इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है उसमें अमाउंट हो जाता है, तो n इंटू नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ये आपका n क्या है यहाँ पे, n इंडिकेट्स दैट एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और अ बेस किया था, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture. So what is called homogeneous mixture? Can you explain me? A mixture which have same composition throughout the mixture. ठीक है, तो मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर्स जो पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन होगा सेम होगा, मीन्स जो भी पार्टिकल्स होंगे एक जगह क्या होंगे स्केटर्ड होंगे, मतलब सभी जगह वो सेम अमाउंट में स्केटर्ड होंगे किसी भी सोल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में। तो मिक्सचर इज व्हाट मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, तो ये आपके होमोजेनियस मिक्सचर आ जाएंगे। इसमें एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल्स में एलॉयज इज व्हाट मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, तो दिस इज व्हाट टू और मोर मेटल्स, तो दो या दो से अधिक मेटल्स से मिलने से ये कॉम्बिनेशन होता है एलॉय का। तो एलॉय में दो या दो से अधिक मेटल्स मिलते हैं तो उनका जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर दैट विल बी व्हाट सेम, तो उसमें क्या होगा आपका सेम होगा, इसमें टू और मोर मेटल्स मिलते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो दिस इज एलॉय। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वी कैन से ऑल्सो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो, हाँ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर इज अ मिक्सचर, यस हियर इज द कॉन्सेप्ट कि वाटर क्या है, मिक्सचर है या कंपाउंड है। नो, वाटर इज नॉट अ मिक्सचर, वाटर इज अ कंपाउंड, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, वाटर का आपका क्या होता है H2O, यही चीज़ तो हम बताने जा रहे थे आपको कि कौन मिक्सचर होता है कौन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो H2O क्या होता है आपका, H2O इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। क्लियर है पॉइंट। अब मिल्क क्या है, मिल्क कैसा मिक्सचर, मिल्क जो है मिक्सचर है या कंपाउंड है, या जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस में आएगा। बोलते हैं ना कि मिल्क इज प्योर, प्योर मिल्क चाहिए, तो वो हमारा टर्म्स होता है कि मिल्क इज प्योर। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये कैटेगरी में नहीं आता प्योर सब्सटेंस के, बट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट मिक्सचर। तो मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस, तो मिल्क इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मिल्क जो है होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। कोई डाउट इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो राइट डाउन दिस, homogeneous mixture में the mixture which have same composition, the mixture in which the particles have same composition, the particles have same composition throughout the mixture, same composition throughout the mixture is called homogeneous mixture, is called homogeneous mixture, is called homogeneous mixture। इसमें एग्जांपल में लिख लो एलॉयज, एलॉयज इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, तो वी कैन से दैट कि एलॉयज इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो एलॉय क्या होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर होंगे। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, दिस ऑल आर द
होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आया? तो होमोजेनियस मिक्सचर में समझो आप जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट आपने मिक्सचर बनाया किसका, सॉल्ट या शुगर एंड वाटर का, तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो शुगर प्लस वाटर का आपने मिक्सचर बनाया। तो जब आपने शुगर को क्या किया, डिसॉल्व किया, व्हेन यू डिसॉल्व द शुगर इनटू द वाटर, देन व्हाट विल आफ्टर सम टाइम यू सी कि शुगर जो है पूरा डिसॉल्व हो गया उसमें। तो डिसॉल्व होता है तो उस केस में इससे दो क्वेश्चन अराइजेस होते हैं कि शुगर वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो वाटर का लेवल सेम होता है, वाटर का लेवल राइज नहीं होता, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, ठीक है। और सेकंड में पॉइंट है कि शुगर जो है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है वाटर में के साथ, इसलिए कि देखो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सभी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं मीन्स मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप के पार्ट के वाटर मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करेंगे तो आपको कम शुगरी लगेगा, मीन्स कम मीठा लगेगा, और नीचे बॉटम में शुगर मॉलिक्यूल्स बैठ गया है तो वहाँ पे ज़्यादा मीठा लगेगा। आफ्टर कब, जब कंप्लीट क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, कौन, शुगर वाटर में, तो सेम आपको सेम टेस्ट फील होगा, मीन्स कहीं भी यूनिफॉर्म जो है वो टेस्ट आपको फील यहाँ पे होगा कि स्वीटनेस का जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म है ईच एंड एवरी पार्ट में, चाहे वो टॉप के वाटर मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करो या बॉटम के वाटर मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है पॉइंट? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। लेवल राइज इसलिए नहीं होता कि जो क्रिस्टल लैटिस है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब बॉन्डेड होते हैं तो इसके बीच में जो होता है वो गैप होता है, सम क्रिस्टल लैटिस उसको बोलते हैं, दिस गैप इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। And when sugar is dissolved in this, the particles of sugar gets embedded in the gap which is in between water molecules, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें वो क्या हो जाते हैं, शुगर के पार्टिकल्स, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं, उसके बीच में बैठ जाते हैं, तो इसलिए वो वाटर के का लेवल राइज इससे नहीं होता, इसलिए कि वाटर का जो बॉन्ड होता है ना एक्चुअल में उसके बीच में गैपिंग होती है, क्रिस्टल लैटिस होता है, उस गैप को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, और उसमें वो एम्बेडेड हो जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसमें बोलेंगे कि वैसे मिक्सचर, उस तरह के मिक्सचर्स को बोलेंगे जिसमें पार्टिकल्स का क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। इसमें लिख लो द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द टाइप ऑफ mixture in which the particles of the particles does not have uniform composition throughout the मिक्सचर। क्लियर है? इसमें क्या होगा, टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स हैव यूनिफॉर्म composition throughout the mixture, इसमें एग्जाम्पल में आपका एलोय था, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज इन दिस एज एन एग्जाम्पल, इसमें आपका कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक विथ वाटर, चॉक पाउडर भी बोल सकते हो, दिस यू कैन ऑल्सो से चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर का मिक्सचर किसके साथ, वाटर के साथ, ये कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, बिकॉज जो भी चॉक पार्टिकल्स हैं वो बॉटम एरियाज में बैठ जाएंगे, ठीक है, इस मिक्सचर में, तो ये हेट्रोजीनियस होगा। उनके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी चॉक पार्टिकल्स के जो एक्चुअल में पार्टिकल्स होंगे वो बड़े होंगे एज कम्पेयर टू शुगरी सब्सटेंस या शुगर के पार्टिकल्स होंगे, तो इसलिए ये एम्बेडेड हो जाते हैं बॉटम पार्ट में, और ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे उस तरह के, और डिज़ोल्व हो भी गए वाटर में तो उस केस में
उसके जो क्रिस्टल साइज होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए मिक्सचर जो होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। क्लियर है पॉइंट? वो बताएंगे आपको कोलाइडल, ठीक है, कोलॉइडल एज वेल एज सस्पेंशन एंड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो thank you to all students for watching my this video lecture, and we will discuss the next part of this in the next class.